बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी स्पेशली एम्बेसी इंटरव्यू के रिलेटेड है कि इंटरव्यू कैसा है, उसमें क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं और मेन इसमें एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एम्बेसी इंटरव्यू किस वजह से होता है। बहुत सारे लोगों की कुछ प्रेडिक्शन अपनी अपने वो उनके मतलब अपनी अपनी प्रेडिक्शन बताते हैं कि इस वजह से एम्बेसी इंटरव्यू होता है या इस वजह से नहीं। तो वो इंशाल्लाह सारे मैं आपको चीज़ें यहाँ पे गाइड करूँगा कि किस वजह से इंटरव्यू होता है और किस वजह से इंटरव्यू नहीं होता। और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, उनके कैस आ गए हैं। अब उनकी बायोमेट्रिक हो गई है और यहाँ पे हम एक दूसरा जो फैक्टर है वो ये डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड और प्रायोरिटी वीज़ा की मतलब क्या सीक्वेंस है, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं स्टैंडर्ड और प्रायोरिटी के बारे में बात करता हूँ कि जो स्टैंडर्ड है उसका ऑलमोस्ट आपको टाइम बताया जाता है कि तकरीबन 15 से 20 दिन या 25 वर्किंग डेज़ जो है वो आपके लग जाते हैं, तो उसमें आपका डिसीजन आ जाता है। जो प्रायोरिटी वीज़ा है उसमें जो है 1 हफ़्ते के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका डिसीजन जो है वो आ जाता है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि प्रायोरिटी वाले भी पूरा पूरा महीना वेट करते हैं, 15-15 20-20 दिन वेट उन्हें करना पड़ता है। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनका भी मैंने ऐसा देखा है कि उनका 7-7 8-8 दिन के 10-10 दिन के अंदर उनका वीज़ा आ गया। तो इस लिहाज से मतलब प्रायोरिटी की डेफिनेटली बात है कि ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्रायोरिटी का जो केस है वो ज़रा लंबा हो जाए या जो स्टैंडर्ड वीज़ा है वो जल्दी आ जाए। तो ज़ाहिर है प्रायोरिटी बेस पे जो लोग अप्लाई करते हैं उनके वीज़ा जल्दी भी आ जाते हैं। तो बाकी ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करें या प्रायोरिटी अप्लाई करें। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं तो स्टैंडर्ड जो है वो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने ख़ुद भी स्टैंडर्ड ही अप्लाई किया था। और मज़े की बात ये है कि मुझे टोटल जो मेरा ड्यूरेशन था उसमें वर्किंग डेज़ निकाल के मतलब टोटल जो मेरा था वो 1 महीना 10 दिन लगे थे। 1 महीना 10 दिन के अंदर आप समझ लेंगे कितने मेरे जो वीक डेज़ आएँगे, उस हिसाब से तकरीबन 25 से 28 दिन जो है ना वो मेरे वीक डेज़ बन जाते हैं 28 दिन तकरीबन। तो मेरा उन दिनों में डिसीजन आया था। अब उसके दौरान मुझे अपना यूनिवर्सिटी अप्लाई करने से बाद तक मेरा वीज़ा आने तक मैंने सारी वो प्रॉब्लम फेस की हैं जो मतलब किसी भी बंदे को आ सकती हैं, किसी भी एप्लीकेशन के दौरान आ सकती हैं। तो उस लिहाज से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यहाँ पे और आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, कुछ आसानी पैदा करूँगा। बाकी ऊपर वाला आसानियाँ पैदा करने वाला है। मैं सिर्फ आपको अपनी जो है ना वो ओपिनियन दूँगा और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अब स्टैंडर्ड प्रायोरिटी का मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। प्रायोरिटी पे जो आपको 250 पाउंड ज़्यादा लग जाता है, वो अगर आपने बचाना है, आपकी स्टेटमेंट अपनी है तो आप वेट कर सकते हैं, तो आप स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपकी स्टेटमेंट अपनी नहीं है तो आपको ये पता है कि यार मेरा 20 से 25 दिन या महीना या इससे ज़्यादा लग सकता है, तो मुझे स्टेटमेंट वाले को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो आप वो फिर जो है 50-60 हज़ार 70 हज़ार एक्स्ट्रा लगा के 80 हज़ार एक्स्ट्रा लगा के पाकिस्तानी, तो आप जो है वो प्रायोरिटी वीज़ा करवा लें। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टेटमेंट अपनी है। आपकी स्टेटमेंट अपनी है तो आप वेट कर सकते हैं, आपकी स्टेटमेंट आपने बनवाई हुई है तो आप प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हम आ जाती है मेन जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है एम्बेसी इंटरव्यू का। पहली बात ये हम करते हैं कि एम्बेसी इंटरव्यू क्यों होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अपने अपने क्वेश्चंस हैं और उसके अपने अपने आंसर्स हैं। लेट्स से कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन है कि एम्बेसी इंटरव्यू क्यों होता है। अब उसके आंसर्स मैं आपको बताता हूँ कि लोग इसके आंसर्स क्या क्या देते हैं। अब एक बंदा पूछता है कि आपका एम्बेसी इंटरव्यू इसलिए हुआ है कि आप मुझे बताएं कि आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ। वो आगे से कहता है कि नहीं, मेरा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं हुआ। तो वो आगे से बंदा उसे जवाब देता है कि हाँ, आपका इसलिए इंटरव्यू हुआ है एम्बेसी का। दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं हुआ तो इसलिए एम्बेसी ने इंटरव्यू लिया। अच्छा, अगला जवाब क्या आ जाता है कि स्टडी गैप क्या है। अच्छा, वो बंदा आगे से ये बताता है कि मेरा स्टडी गैप 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है। हाँ, अभी आपका स्टडी गैप ज़्यादा है, 3 साल से ज़्यादा है या 4 साल से या 5 साल से ज़्यादा है, तो आपका इसलिए इंटरव्यू हुआ है। अच्छा, ये चीज़ें इस तरह बहुत सारी मतलब क्यूरीज हर बंदे ने अपने अपने जवाब में ऐड की हुई हैं। स्टडी गैप की वजह हो सकती है, इंटरव्यू की वजह हो सकती है, आपका कोई वीज़ा रिफ्यूल हो सकता है, आपका जो है वो कोई कोर्स के रेलिवेंट हो सकता है, आपकी स्टेटमेंट के रेलिवेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है। मैं अब आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, बल्कि इसका मैं प्रूफ देता हूँ आपको। प्रूफ खैर मैं अभी आपको वो बंदा या वो आईडी तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन मेरी ऐसे लोगों के साथ बात हुई है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। सबसे पहले मैं अगर स्टडी गैप की बात करूँ तो ऐसे लोगों का बगैर इंटरव्यू के वीज़ा लगा है जिनका 10 और 11 साल का स्टडी गैप था।
2-3 बंदों के साथ मेरी बात हुई है, एक जिसका 7 साल का स्टडी गैप था और एक जिसका 10 या 11 साल का स्टडी गैप था। उन दोनों का एम्बेसी इंटरव्यू नहीं हुआ और उनका स्टैंडर्ड वीज़ा जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर उनका वीज़ा आया है। पहली बात ये है कि स्टडी गैप जो है, और भी इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनका 4-4 5-5 साल का था, लेकिन मैंने आपको जो है हाई वॉल्यूम बता दिया कि मतलब 7-8 साल 10 साल के एक्सपीरियंस वाले जो गैप वाले लोग हैं उनका भी जो है ना वो वीज़ा आ गया है बगैर इंटरव्यू के। इसलिए जो ये स्टडी गैप है ये तो आप निकाल दें कि इसकी भी कोई इतना मेन फैक्टर नहीं हो सकता है कि ऐसा होता हो, लेकिन मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है सारा कुछ, तो उसमें ये नहीं लगता कि जिसका स्टडी गैप होगा उसका लाजमी इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगली बात हम कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, अगर किसी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं हुआ तो उसका एम्बेसी इंटरव्यू होगा, ऐसा भी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं हुआ और उनका एम्बेसी इंटरव्यू भी नहीं हुआ और उनका वीज़ा आ गया। ठीक है, ये शायद लक पे डिपेंड करता है, या शायद ये गोरों की अपनी साइकी पे डिपेंड करता है कि वो जो है ना वो अकड़ बकड़ करके एप्लीकेशन पे हाथ रखते हैं, जैसे एप्लीकेशन पे हाथ आ जाता है वो उठाते हैं और कहते हैं इसको इंटरव्यू ले लेना है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कुछ, लेकिन ये जो मेन 2-3 लॉजिक्स हैं इनकी मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि जब इन चीज़ों के बारे में मैंने रिसर्च की और इन चीज़ों के बारे में मैंने लोगों से इन्फॉर्मेशन ली, तो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट जो है ना वो एक्सपीरियंस मतलब फेस मैंने किया कि बहुत सारे लोगों का स्टडी गैप की वजह से, स्टडी गैप था उनकी वजह से इंटरव्यू नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं लिया। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं अब आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कि एक बंदे का 1.5 साल का स्टडी गैप था। 1.5 साल मतलब कुछ भी स्टडी गैप नहीं है, मतलब 1.5 साल समझ लें कि कोई भी स्टडी गैप नहीं है, और उसका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी हुआ, उसका 1.5 साल का, साल से 1.5 साल का उसका स्टडी गैप था। मतलब दोनों चीज़ें उसकी ओके थी, उसके उस लिहाज से तो उसका इंटरव्यू होने नहीं चाहिए था, उसका भी इंटरव्यू हो गया, यूनिवर्सिटी ने उसका भी इंटरव्यू ले लिया। इसलिए जो है वो आप अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर रखें कि आपका इंटरव्यू हो भी सकता है, आपका इंटरव्यू नहीं भी हो सकता। ठीक है, अच्छा, मेंटली तौर पे प्रिपेयर कैसे रखना है कि आपने सबसे पहले, मैं अब आपको ये चीज़ बताता हूँ इंटरव्यू मतलब किस टाइप का होता है। एम्बेसी का इंटरव्यू बहुत ही चिल और बहुत ईजी इंटरव्यू है। अब यकीन करें कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से भी आसान इंटरव्यू है उनका। उनके बहुत लॉजिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल से क्वेश्चन है। जैसा कि जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है ना, उसमें तो बड़े आउट ऑफ वे जाके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई अगर आप डेजर्ट आइलैंड में जाते हैं तो आप 3 चीज़ें कौन सी लेके जाएंगे, अगर आपके साथ कोई, आप अपनी ज़िंदगी का कोई खुशहाल वाक़या हमें बता दें। मतलब इस तरह की चीज़ें जो ना वो पूछते हैं, जिनकी कोई इच्छी बिची हमारे ना यूके जाने के साथ मिलती है, ना हमारे किसी कोर्स के साथ मिलती है, ना हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलती है, ना हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ मिलती है। मतलब वो पता नहीं कहाँ से सवाल निकालते हैं और कहाँ से किसी बंदे को एक सवाल भी भूल जाए तो उसे जो है ना वो उसका इंटरव्यू फेल कर देते हैं। खैर, ये उनकी अपनी साइकी, हम इस चीज़ पे तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं एम्बेसी इंटरव्यू की बात करता हूँ। एम्बेसी इंटरव्यू के भी ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये मैं आपके साथ, हमारा डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन होंगे सारे, तो ये मैं सारे क्वेश्चन लिख दूंगा। ऑलमोस्ट तकरीबन 99% क्वेश्चन जो एम्बेसी इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन कोई 20 से 30 लोगों से डिफरेंट जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं, और उन क्वेश्चन के जो मेन क्वेश्चन बनते हैं जो उनसे पूछे गए हैं वो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं। तो इन क्वेश्चन के अलावा किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। हाँ, ये डिपेंड करता है उनके उनके माइंड में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग आ जाए, आपने कोई क्वेश्चन के इस तरह का आंसर कर दिया है कि उसके अंदर से क्रॉस क्वेश्चन निकला है, तो आप इस तरह इतना सिंपल आप आंसर करें कि अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है ना तो आपको उसमें कोई भी आंसर देने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या है, एम्बेसी इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकते हैं नाम, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट नंबर पूछ सकते हैं, ईमेल पूछ सकते हैं, आपका फ़ोन नंबर, फादर नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम उनकी डेट ऑफ बर्थ, टोटल फ़ी ऑफ यूनिवर्सिटी, आपकी टोटल फीस पूछ सकते हैं, आपका इनिशियल डिपॉजिट पूछ सकते हैं, आपका वो पूछ सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है, स्कॉलरशिप के बाद आपकी फ़ीस कितनी है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का पूछ सकते हैं कि वो आपकी है या आपके फादर की है, वो आपने मतलब बता देना है, आप उसका जवाब यही बनता है कि मेरी है बैंक स्टेटमेंट। कोशिश करें आप अपना ही बैंक अकाउंट खुलवाएं, उसमें स्टेटमेंट रखवाएं। अच्छा, उसमें बैंक अकाउंट टाइप पूछ सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट टाइप क्या है, मतलब बैंक क्या क्या टाइप है, आपकी जो अकाउंट है उसके टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है, वो आपने बतानी है। फंड्स बताने हैं कि आपके अकाउंट में कितने फंड्स हैं। अब बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बतानी कि मेरे अकाउंट में जो है वो 70,750,000 रुपये, इस तरह नहीं आपने बताना। आप मतलब अगर 70 लाख हैं ऊपर को 20-30 हज़ार ऊपर हैं, 40 हज़ार ऊपर हैं, तो आप बताएं कि अराउंड 7 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ इन माई अकाउंट। ठीक है, अब फंड्स के बारे में पूछ सकते हैं कितने फंड्स हैं। फिर जो मेन उनका सबसे पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ के बाद जो मेन क्वेश्चन उनका होता है वो ये होता है कि वाई यूके, क्या आपने यूके क्यों चूज़ किया। ये तो आप सबको ही पता है कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछते हैं। फिर वो पूछ सकते हैं कि आपने कोई अदर यूनिवर्सिटी कंसीडर किया यूके के अलावा, तो वो आप जो है सिंपल
बताएं उसका कि मैंने मतलब 1-2 कंट्री का बताएं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मतलब कंसिडर किया, उसकी लॉजिक आप बताएं। आप मुझे बेशक बता दीजिएगा, मैंने जो के क्वेश्चन रेडी किए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं क्वेश्चन बताने लग जाऊँगा, तो मैं आपके इनके क्वेश्चन भी आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो बहुत सिंपल 1-2 लाइनों के क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल इंग्लिश में है और उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं बनती। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, कंसीडर अदर कंट्री, सिर्फ अभी मेरा मकसद है आप लोगों को क्वेश्चन बताना। हो सकता है कि आप मुझसे भी ज़्यादा सिंपल और मुझसे भी ज़्यादा आसान आप उनके जो आंसर है वो फाइंड करें। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों कंसीडर की, कोई और यूनिवर्सिटी कंसीडर की, ये कोर्स आपने क्यों, वाई दिस कोर्स, कोर्स मॉड्यूल वो पूछ लेंगे। ये मतलब वो सवाल है जो वो पूछते ही पूछते हैं। कोर्स मॉड्यूल पूछते हैं, फेवरेट मॉड्यूल पूछते हैं कि उनमें से फेवरेट मॉड्यूल आपका क्यों है। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि वो फेवरेट मॉड्यूल जो है वो आपको क्या फ़ायदा दे सकता है, या वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स आपको क्या फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी असेसमेंट क्या है। यूनिवर्सिटी असेसमेंट के बारे में सबको आइडिया होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट सा बता देता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं पता था, तो मैंने इस चीज़ के बारे में फिर मुझे किसी ने क्वेश्चन बताया था ये, तो मैंने इसका फाइंड किया था। यूनिवर्सिटी असेसमेंट होती है कि उनका मतलब मेथड क्या है, आपको आपकी डिग्री के आपके कोर्स के रिलेटेड मेथड क्या है, कि वो आपके पेपर्स लेते हैं या आपके वाइवास लेते हैं या आपके क्विज़ेस होते हैं या असाइनमेंट्स होती हैं, ये असेसमेंट होती है यूनिवर्सिटी की। अच्छा, आपने ये है कि ये कोर्स जो आपने किया है ये आपकी प्रीवियस डिग्री के साथ कैसे रिलेटेड करता है, ये अब आपने इस चीज़ का आंसर ज़रूर करना है। अगर मोस्टली लोगों का होता है कि प्रीवियस डिग्री और होती है, ये और होती है, उसका आंसर आप मेरे पास सिंपल वर्डिंग में एक आंसर लिखा हुआ है, वो आप अगर कमेंट में कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको साथ शेयर करूँगा, सारे क्वेश्चन शेयर कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन होगा फ्यूचर प्लान आपका क्या है, कि आपने डिग्री के बाद आपका क्या प्लान है। ओके, उसके बाद है कि स्पॉन्सर आपको कौन कर रहा है, हु इज स्पॉन्सरिंग यू। ओके, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ स्पॉन्सर, क्या आपके स्पॉन्सर का बिजनेस क्या है। अगर आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका बिजनेस क्या है, मोस्टली आपने फादर ही बताना है। आपके भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं या कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है तो आपने अपने फादर का ही बताना कि मेरे फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके फादर का बिजनेस क्या, स्पॉन्सर जो है उसका बिजनेस क्या है, वो आपने बिजनेस बता देना है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं बताना कि जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, सिंपल सा आप लैंडलॉर्ड बता दें, फार्मर बता दें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहना है कि आपकी लास्ट डिग्री आपने कब की थी, आपकी जो लास्ट डिग्री पाकिस्तान में थी वो कब थी, वो आपने ड्यूरेशन बता देना है। उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि आपने अगर 2017, 18, 19 में डिग्री की थी तो 2023, 24, 22 तक आपने जो है ना वो क्या किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आपने वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है, वो वाला एक्सपीरियंस शेयर करना जो एक्सपीरियंस लेटर आपने लगाया हुआ है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अगर नहीं लगाया हुआ तो आपने कोई भी एक्सपीरियंस अपना वो बता देना कि अगर एक्सपीरियंस लेटर आपसे मांगे तो आप उसके रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेटर उन्हें प्रोवाइड कर सको, क्योंकि एम्बेसी इंटरव्यू जब लेते हैं तो वो साथ साथ क्वेश्चन आंसर आपके लिखते हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस गैप वो पूछ सकते हैं कि एक्सपीरियंस आपका क्या है उस गैप के दौरान। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ सकते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो पूछते हैं, पूछ नहीं सकते, पूछते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कि आपकी ये जॉब थी, उस जॉब के दौरान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि मेरी अगर एचआर मैनेजर की जॉब थी या मेरी मतलब मैनेजमेंट की जॉब थी तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, वो आपने बतानी, वो भी आंसर मेरे पास लिखे हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने पूछना है कि आपकी करंट सैलरी कितनी है, जो आप जॉब कर रहे थे उसमें आपकी करंट सैलरी कितनी है, वो आपने बता देनी है। वो आपने अराउंड जो है वो 70-80 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ बता देनी है। उसके बाद उन्होंने बताना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इस डिग्री के बाद, आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बताना, जो आपने पहले बताई होगी उससे 3 गुना ज़्यादा बताना है। लेट्स सपोज अगर आपने 70-80 हज़ार बताई है सैलरी करंट, तो आपने बतानी है कि मेरी 2-2.5 लाख रुपया मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और ये पाकिस्तान में बड़ी हैंडसम अमाउंट है गुजारा करने के लिए। अच्छा जी, उन्होंने कहना है कि आप यूके आके कहाँ रहेंगे, तो आपने जो मोस्ट प्रॉब्ली अच्छा आंसर जो है वो यही है कि मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के साथ जाऊँगा। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के बारे में आप देख लेना है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी अकोमोडेशन वो ऑफर कर रही है। वो अकोमोडेशन के बारे में एक अकोमोडेशन आप याद रख लेनी है और उसके चार्जेस याद रख लेने हैं कि मैं इस अकोमोडेशन को, वो आपसे अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के साथ जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी में कौन सी अकोमोडेशन सेलेक्ट करेंगे, हमने कौन सी सर्च की हुई है, तो आपने कोई एक बता देनी है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडियो रूम्स होते हैं, कुछ के ट्विन रूम्स होते हैं, कुछ के सिंगल रूम्स होते हैं, वो आपने कोई एक डिसाइड कर लेनी है और उसका आपने चार्जेस भी देख लेने हैं कि उनके पर वीक चार्जेस कितने हैं पाउंड्स में। तो वो आपसे पूछेंगे कि इस अकोमोडेशन के पर वीक चार्जेस कितने हैं, वो आपने बता देने हैं कि इतने हैं पर वीक, वो आपने एग्जैक्ट अमाउंट याद रखनी है। ओके, उसके बाद वो पूछ सकते हैं कि आपका आफ्टर डिग्री यूके में स्टे का प्लान है कि आप रहना पसंद करेंगे, तो आपने हरगिज़ नहीं कहना कि मैं रहना पसंद करूंगा। आपने यही कहना है, आपको पहले भी पता होगा, इस चीज़ का आइडिया होगा। आपने कहना है कि नहीं, मैं आफ्टर कंप्लीशन माई डिग्री आई विल कम बैक टू माई कंट्री।
तो अगर वो रीज़न पूछे कि क्यों मतलब आप आना चाहते हैं, तो आपने ये बताना कि ज़ाहिर है मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, तो मेरा सिर्फ पर्पज़ वहाँ पे, ये इसके पूरे आंसर मैंने सिंपल सिंपल लिखे हुए हैं एक एक दो दो लाइनों में। तो ये आपने जो है ना वो उनके साथ। अच्छा, उसके बाद है वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप ड्यूरिंग स्टडी आप यूके में वर्क करना पसंद करेंगे? तो आपने कहना है कि नहीं, आपने कहना है कि मुझे मेरी गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है। अगर तो ये 2023 सितंबर इनटेक है आपकी, तो इसमें आपने मतलब आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ है, तो आपने कहना है कि मुझे टायर 4 वीज़ा जो है, स्टूडेंट वीज़ा जो है वो मुझे 20 आवर्स अलाउ करता है, लेकिन जो है मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास सर्वाइवल के लिए 1-1.5 साल रहने के लिए यूके में अपनी ड्यूरिंग स्टडी मेरे पास इनफ फंड्स हैं मेरे अकाउंट में, तो मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँगा। ये सारे आंसर इनके सिंपल बड़े सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू के मतलब एम्बेसी इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे। आपने अच्छा इसमें एक चीज़, इन आंसर तो आप दे देंगे, आप आंसर याद कर लेंगे। एक चीज़ जो इंटरव्यू में बड़ी आपने मतलब इस चीज़ का एहतियात, मतलब बहुत चिल इंटरव्यू है, यकीन करें बहुत ही मज़े का बहुत चिल इंटरव्यू है। आप मतलब ईजी हो के अपने फ़ोन पे दें, आप फ़ोन पे हैंड फ्री लगाएं, हैंड फ्री आप फ़ोन अपना बिल्कुल सामने रखें। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंट क्या होना चाहिए? आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि आपने जब मीटिंग ज्वाइन की है, मीटिंग ज्वाइन करने का आपने बिल्कुल हल्की सी अपने फेस पे स्माइल रखनी है। तो आपने वो स्माइल रखनी है, स्माइल रख के आपने हेलो हाय करना है, हाल चाल पूछना है, पूछ के उसने मतलब आपसे कहेगा कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा, आपने ज़रा स्लोली मुझे आंसर करना है, मैंने आपके आंसर टाइप करने हैं, आपने कहना ओके। वो आपसे मतलब पूछेगा, तो आपने जो है ना वो बड़ा मतलब ऐसे जैसे आपने ना रटे नहीं हुए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वाई यूके, यस आई चूज यूके अकॉर्डिंग टू स्टडी रेपुटेशन एंड ये वो, मतलब वो रटे हुए सवाल होते हैं और वो ही बोले जाते हैं। आपने बिल्कुल ऐसे सोच के कि यस आई सर्च अबाउट यूके वेदर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टडी रेपुटेशन, मतलब इस तरह आप सोच के कि जैसे ना आपने मतलब चीज़ें आपने सर्च की हुई हैं और आप उस चीज़ के बारे में सोच के आंसर कर रहे हैं कि आपको मतलब आइडिया है। ये नहीं आपने करना कि आप ना जो है ना वो माई पेरेंट्स के नाम पे जो ऐसे होता है ना, तो वो आप ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना। उनको पता होता है, उनका आपने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने पता नहीं कोई 1 लाख इंटरव्यू लिए होंगे अपनी ज़िंदगी में, तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है इन चीज़ों का। तो इसलिए आपने हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और हल्की सी स्माइल के साथ, आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं उन्हें शो करवानी कि आप कन्फ्यूज़ हुए हैं कहीं पर, या आपने ये उन्हें बिल्कुल नहीं शो करवाना कि आपने आंसर रटे हुए हैं। आपके समझ लें कि इंटरव्यू का 50% इम्प्रेशन पॉजिटिव वहीं पे हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस वो देख लेते हैं कि मतलब उन्हें ये पता होता है कि यार ये बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है। आपने पहले अच्छा, ये टोटल इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन होती है वो 90 मिनट की वहाँ पे लिखी होती है उन्होंने इंटरव्यू ईमेल के अंदर, लेकिन आपका मैक्सिमम जो इंटरव्यू होता है, अगर आपका पॉजिटिव इंटरव्यू होगा तो आपका 20 से 25 मिनट का होगा, मैक्सिमम 30 मिनट का होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? वो पहले 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख लेंगे कि इस बच्चे को किस लेवल का पता है, इस बच्चे को मतलब ये कंफ्यूज नहीं हो रहा कहीं पे, ये कहीं पे पजल तो नहीं हो रहा। तो उन्हें पता होगा कि यार इससे जितने भी सवाल कर लेंगे, इससे घंटा भी पूछते रहेंगे ना, तो ये बताता रहेगा, इसे पता है, इसे आइडिया है, इसके चीज़ों के बारे में सर्च किया हुआ है। अगर आप शुरू में आपने थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन फील की, या आप थोड़ा सा पजल हुए, या कुछ इस तरह हुआ, तो उन्हें पता चल जाना है कि ये ना डर रहा है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, या कहीं इसने याद की हुई चीज़ें, तो वो फिर आपको सवाल पे सवाल करते रहेंगे कि ये कहीं एक बार हमें पता चल जाए। और दूसरे नंबर पे ये आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपने एक आंसर, जिस चीज़ का एक आंसर दिया है, वो आपसे 3-4 क्वेश्चन के बाद वही भी दोबारा क्वेश्चन करेगा ना, तो आपने उस आंसर से फिरना नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि आपने जो है ना वो पहले कोई आंसर और किया था और बाद में आपने आंसर कोई और कर दिया है। आंसर आपने चेंज नहीं करना। जहाँ पे आपने आंसर चेंज किया, वहाँ पे आपका समझ लें कि इंटरव्यू आपका नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ गया। अगर आपने अपना मतलब फ्यूचर प्लान बता दिया कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं आऊँगा वापस और आके मैं मल्टीनेशनल नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में जो है ना वो नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी जॉब सर्च करूँगा और वहाँ पे मैं अपनी रेपुटेशन बनाऊंगा, वहाँ पे मुझे अच्छी अर्निंग मिल जाएगी। अब वो 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको फ्यूचर प्लान दोबारा पूछ लेता है और आप कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा और मैं अपने बिजनेस का मेरा प्लान है या कुछ इस तरह का है, तो वहीं पर गड़बड़ होगी। आपने अगर कवास फेल कह दिया है ना, तो वो अगर आधे घंटे इंटरव्यू के बाद आपको दोबारा कवे का पूछेगा ना, तो आपने कहना है कि कवास फेल ही है, मैं ब्लैक पे जाऊंगा ही नहीं। वो आपसे बार बार क्वेश्चन, मेरा ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की। अब मजे की बात यह है कि मेरा भी इंटरव्यू था, एम्बेसी इंटरव्यू था, मुझसे भी उन्होंने सवाल किए, यही इन्हीं में से सवाल किए थे। अब उसने जब मुझसे पूछा 2 यूनिवर्सिटी का मतलब कि आपने कोई और यूनिवर्सिटी कंसिडर की, तो मैंने उसे कहा कि हाँ मैंने जो है ना वो यूनिवर्सिटी कंसिडर की। मेरी हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने उसके साथ कंपैरिजन के लिए मैंने बीपीपी यूनिवर्सिटी का नाम ले दिया कि मैंने उसको कंसिडर किया, लेकिन मुझे अपने कोर्स के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मुझे जो है ना वो हर्टफोर्डशायर मुझे बेहतर लगी, इसकी असेसमेंट बेहतर लगी, मैंने इधर अप्लाई कर दिया।
अच्छा, उसने 2-3 क्वेश्चन के बाद मुझे उसने सवाल पूछा कि आपने बीपी यूनिवर्सिटी में कब अप्लाई किया था? अब मैं अगर वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो अब चीज़ें रटे के तौर पे लगाई हुई थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों का आइडिया था। अब मैं अगर ये कह रहा था कि मैंने बीपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था ये वो, तो वहीं पे मेरा इंटरव्यू नेगेटिव इम्पैक्ट में चला जाता, तो अल्लाह माफ़ करे, हो सकता था कि रिजेक्ट हो जाता। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मैंने बीपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने कंसीडर किया था। मैंने 2 यूनिवर्सिटी कंसीडर की थी, एक हर्टफोर्डशायर और एक बीपीपी। मैंने दोनों के बारे में कंपैरिजन किया और मुझे हर्टफोर्डशायर बेहतर लगी और मैंने उस पर अप्लाई कर दिया, मैंने बीपी यूनिवर्सिटी अप्लाई नहीं किया। कहते ओके ओके ठीक है। अच्छा, एक उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन ये किया, दूसरा क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये किया कि आप वापस फ्यूचर प्लान क्या है। मैंने उन्हें बताया कि फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि मैं वापस आऊँगा, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैं अप्लाई करूँगा और मतलब वहाँ पे मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं लूँगा। और उसके बाद मैंने कहा कि मेरे फादर प्लान कर रहे हैं कि वो एक इंडस्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर मैं एक्सपीरियंस के बाद मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। तो कहते कि ओके। 2-3 क्वेश्चन पूछने के बाद उसने फिर मुझसे ये सवाल किया कि अच्छा, आप फ्यूचर प्लान आप बता रहे थे कि आपने वापस आके बिजनेस शुरू करना है, तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैं बिजनेस शुरू नहीं कर रहा, मेरे फादर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अब जाहिर है कि हम पाकिस्तानी सोचते हैं कि भाई मेरे प्यो का फलाना बिजनेस है तो मेरा भी वही बिजनेस है, तो मैं उन्हें ये चीज़ बता रहा था, तो वो चीज़ उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था। मैंने कहा कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मेरे फादर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो मैंने उनके साथ पार्टिसिपेट करना है, मैंने उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मैं पे करूँगा उनकी इंडस्ट्री में। कहते ओके। मतलब ये है कि वो आपको थोड़ा बहुत घुमाने के लिए सिर्फ वो ये चेक करते हैं कि ये ओरिजिनल स्टूडेंट है, इसे पता है चीज़ों का, इसे यूनिवर्सिटी का नाम पता है। वो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे, हाँ आपके यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ वो ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि कहीं ये स्टडी का एज लेके कहीं जाना तो नहीं चाह रहा बाहर, जबकि ये तो पता है सबको कि मतलब तकरीबन 80 से 90% लोग ऐसे ही स्टडी का एज लेके बाहर जाना चाह रहे हैं। लेकिन उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, उनके लिए यही मैटर करता है कि उन्होंने जिस स्टूडेंट को एडमिशन दिया है, परमिशन दी है, उनके लिए वो ओरिजिनल स्टूडेंट ही है। वो आगे उसका काम है, उसका मामला है कि वो जाके स्टडी को प्रेफर करता है, वो वहाँ पे किसी और चीज़ को प्रेफर करता है। तो इसलिए आपने 100% यही शो करवाना अपने इंटरव्यू में कि आप असल स्टूडेंट हैं। उसके लिए शो करवाने के लिए क्या है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन, आपकी ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। मेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपकी डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनके आंसर देखें। अगर किसी आंसर का क्वेश्चन चाहिए या सब आंसर का क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको सारे इनके जो क्वेश्चन मेरे पास रेडी हैं वो PDF फाइल में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये सारा है, बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराना नहीं है आपने। तो बाकी सबके लिए जो जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, कोई भी इसमें साइकी नहीं है, कोई भी आपने अप्लाई किया है उसमें उसके लिए एप्लीकेशन आपने बायोमेट्रिक हो गया, तो थोड़ा सा स्टे करें, थोड़ा सा वेट करें, जज्बाती ना हों। और बाकी जो है वो आप दुआ करें ऊपर वाले से कि वो आपकी जो आसानियाँ पैदा करे। तो बाकी सबके लिए जो अप्लाई किया है, जिन्होंने अप्लाई करने का सोच रहे हैं, सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आगे जाके मेरे और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं। जो अगर मैं UK पहुंच जाता हूं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा आ गया है, मैं सारे प्रोसेस से गुजरा हूं, मैंने मतलब हर चीज़, मेरा एक्सपीरियंस लेटर का मैंने दिया है, मेरा इंटरव्यू हुआ है, मेरा एम्बेसी इंटरव्यू हुआ है, मेरे और बहुत सारी मैंने चीज़ें फेस की हैं। तो किसी को अगर किसी चीज़ में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। दूसरे नंबर पे मैं अपने इस चैनल पे जो है वो अगली जो चीज़ें हैं UK जाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, वहाँ पे जाके किन चीज़ों को हम फेस कर सकते हैं, कैसे सर्वाइवल कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं मेरे कि जिनके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमें जॉब्स भी मिल सकती हैं या हमारे वहाँ पे सेटल चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर भी करूँगा, और जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह मैं उनके लिए, अगर अल्लाह पाक ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की तो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा वही करेगा, अल्लाह पाक करेगा। तो जहाँ तक हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा, और अगर कहीं पे कोई भी जॉब या कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी हुई तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा या आपको सजेस्ट करूँगा। उसके लिए आप जो है वो मेरे साथ कनेक्ट में रहिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।